गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है बोर्ड ऑफ ट्रेड। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस के जो हाई टैरिफ्स है सिर्फ वही रीज़न नहीं है, बल्कि इंडिया के जो गुड्स एक्सपोर्ट हैं वो कॉस्टलियर रॉ मटेरियल्स, शॉर्टेज ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटीज़ और इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ शिपिंग कंटेनर्स की वजह से भी सफ़र कर रहे हैं। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने कहा है थ्रू बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड क्या है? एक एडवाइजरी बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, जो कॉमर्स मिनिस्टर चेयर करते हैं। और एक की फोरम होता है ये इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को शेप करने का। तो एक तरह से ये पॉलिसी और प्रैक्टिस के बीच में ब्रिज बनाने का काम करती है ये एजेंसी, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर आती है ऑफ कोर्स। तो ये जो मीटिंग हुई, इसमें जो है ये देखा गया कि जो यूएस के टैरिफ्स लग रहे हैं और इंडिया और जो है यूएस ट्रेड डील भी नहीं कर पाए हैं, तो क्या रीज़न है कि जो है हमारे लिए ये एक्सपोर्ट सफ़र कर रहे हैं। तो इसमें देखा गया कि ऑर्डर कैंसलेशंस हुए अगस्त 2025 के बाद, जब ये टैरिफ्स लगे, और डिलेड पेमेंट्स हुई। एक्सपोर्ट की जो है डाइवर्जन का फेयर आया कॉम्पिटिटर्स में, ठीक है, कि कॉम्पिटिटर्स में ना चला जाए एक्सपोर्ट्स का जो ऑर्डर्स हैं। तो एक्सपोर्ट्स जो है वो अक्टूबर में डिक्लाइन हुए, लेकिन नवंबर में फिर 19% से राइज हो गए। खासकर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जैसे गारमेंट्स और फुटवेयर, उनमें ज़्यादा रिस्क रहा मार्केट शेयर को लूज़ करने का। राजस्थान ने रिपोर्ट किया कि यूएस टैरिफ्स जो हैं उसकी वजह से ऑर्डर कैंसिलेशंस हुए इन द जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। और स्पाइसेस बोर्ड ने भी फ्लैग किया एक क्राइसिस ड्यू टू 50% यूएस ड्यूटी ऑन ओलियोरेसिन, ठीक है, जो एक की इनपुट होता है फूड प्रोडक्ट्स बनाने में। तो जेनरिक ड्रग्स जबकि एक्सक्लूड किए गए हैं टैरिफ से, लेकिन फिर भी गोवा ने हाईलाइट किया कि फार्मा एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी इफेक्ट हुए हैं। ऐसे ही सी फूड जो है उसमें भी ड्रॉप देखा गया। तो दिल्ली जो है वो क्या कर रहा है कि वो न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहा है इंडिया। और इंडिया ने 3 ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं ओमान, अ, ओमान, न्यूजीलैंड और यूके के साथ। तो बियॉन्ड टैरिफ्स एक्सपोर्टर्स ने और भी कंसर्न्स रेज किए हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ भी लगाई जा रही हैं। जैसे गुजरात ने कहा कि यूएस एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा रहा है, और स्पाइसेस बोर्ड ने कहा कि एंटी डंपिंग के अलावा काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ भी लगाई जा रही हैं इंडियन प्रोडक्ट्स पर। तो ऐसे ही जो है और भी जो कुछ बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई किए गए, जैसे असम ने फ्लैग किया कि टी एक्सपोर्ट्स में हर्डल्स आ रहे हैं। गुजरात ने कहा कि शिपिंग कंटेनर्स की शॉर्टेज है। राजस्थान ने कहा कि एब्सेंस है लोकल टेस्टिंग लैब्स की। उत्तराखंड ने भी यही कहा। फिर एमएसएमई रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है कि डोमेस्टिक रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो है वो 15 से 20% ज़्यादा है रादर देन इंटरनेशनल लेवल से, अगर हम कंपेयर करें तो। एक्सपोर्टर्स का ये भी कहना है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नॉर्म्स जो है वो उन एक्सपोर्ट्स पर भी लगाए जा रहे हैं जो यूएस और ईयू जाते हैं, जबकि वहाँ के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने कंसर्न्स रेज किए रिस्ट्रिक्शंस ऑन गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर पर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूएस स्ट्राइक ऑन वेनेजुएला। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस ने निकोलस माड्यूरो, जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, उनको कैप्चर कर लिया है स्ट्राइक करके वेनेजुएला पर, और उनको न्यूयॉर्क में ड्रग्स और वेपन ऑफेंसेस के लिए चार्ज किया जा रहा है। तो यूएस जो है उन्होंने कहा है कि माइग्रेशन, ड्रग्स और नार्को टेररिज्म जो है वो प्राइमरी रीजंस हैं क्यों उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट पर एक्शन जो लिया है। यूएस प्रेसिडेंट का कहना है कि वेनेजुएला जो है वो राइजिंग माइग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है यूएस के सदर्न बॉर्डर में। और सिंस 2013 लगभग 8 मिलियन वेनेजुएलन्स जो है वो इकोनॉमिक कोलैप्स और पॉलिटिकल डिप्रेशन को जो है वो से बचने के लिए यूएस में या बाकी की कंट्रीज़ में फ्लड कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मड्यूरो गवर्नमेंट जो जानबूझकर प्रिजन्स को और असाइलम्स को एम्प्टी कर देती है और फिर उनको जो है वो माइग्रेट करने को कहती है यूएस की तरफ। तो वेनेजुएला एक की ट्रांजिट राउट भी बन चुका है कोकेन का और फैंटेनिल क्राइसिस का, ठीक है। लेकिन वेनेजुएलन गवर्नमेंट ने कहा कि ये सब एलिगेशन झूठे हैं, और यूएस जो है वो वॉर ऑन ड्रग्स को वेपनाइज करके रिजीम चेंज जस्टिफाई कर रहा है। तो अब इंडिया का इसमें क्या रिएक्शन है? इंडिया जो है वो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और नॉन इंटरवेंशन के ऊपर सपोर्ट दिखा रहा है। इंडिया जनरली कमेंट नहीं करता डिस्टेंट कन्फ्लिक्ट्स पर, लेकिन अब हम ग्लोबल साउथ की लीडिंग वॉइस हैं, इसलिए इंडिया को इंटरनेशनल लॉ और सोवरेनिटी के बारे में बोलना पड़ रहा है। इंडिया और यूएस जो है ट्रेड डील भी नेगोशिएट कर रहे हैं, तो इसलिए इंडिया कुछ ज़्यादा डायरेक्टली नहीं बोल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सिंपल एडवाइजरी इशू की है इंडियंस को कि वो वहाँ पर ट्रैवल ना करें वेनेजुएला में, और कोई एक मेजर स्टेटमेंट भी हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया और वेनेजुएला के लिमिटेड बट हिस्टोरिक टाइज हैं। जैसे इंडिया एक टाइम पर तो वेनेजुएला ऑयल को बहुत इंपोर्ट करता था, बट धीरे धीरे वो कम होता गया। इंडियन डायस्पोरा भी वहाँ पर बहुत ही कम है, 100 से भी कम लोग इंडियंस वहाँ पर रहते हैं। लेकिन फिर भी प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी और जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया केयरफुली बैलेंस कर रहा है प्रिंसिपल, प्रैग्मेटिज्म और पार्टनरशिप्स को, ठीक है। अब बाकी के अगर हम देखें तो रशिया ने भी, और यूरोपियन रशिया ने इसको एक्ट ऑफ आर्म्ड एग्रेशन कहा है। यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन तो एक
यूएस का ही बैकयार्ड है, तो आप इसको कैसे समझ सकते हो कि इसलिए उन्होंने जो है वो कुछ डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ नहीं किया है, बस ये कहा है कि इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और यूएन चार्टर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। चिले और कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने जो है वो डीप कंसर्न एक्सप्रेस किया है। यूएस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कहा है कि वो वेनेजुएला को टेम्परेरीली रन करेंगे जब तक जुडिशियस ट्रांजिशन नहीं हो जाता। उन्होंने डिसमिस किया है अपोजिशन लीडर को कि वो वहाँ की प्रेसिडेंट बने, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनको सपोर्ट नहीं है। उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि अमेरिकन ऑयल कंपनीज जो है वो वहाँ पर एंटर करेंगी और रिपेयर करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सट्रैक्ट करेंगी ऑयल और इंटरनेशनली सेल करेंगी उसे, अपनी कॉस्ट रिकवर करेंगी और रेवेन्यूज़ जो है वो कुछ वेनेजुएला के साथ भी शेयर करेंगी। और उन्होंने यूएस ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट को भी रूल आउट नहीं किया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 60 लोग जो लोको ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, वर्कर्स और ऑफिशियल्स को कैरी करते हुए, वो गुड्स ट्रेन को जो है वो को उनकी हिट कर गई पीपल कोटी टनल में, विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में रिसेंटली। तो ये एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम है जो डेवलप की जा रही है अलकनंदा रिवर में, अलकनंदा रिवर पर, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। ये पावर देगा इंडिया के नदन ग्रिड को। जितना भी वाटर जो डाइवर्ट किया जाएगा रिवर से वो रिटर्न कर दिया जाएगा रिवर को, और इसको टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड बना रहा है विद फाइनेंसिंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कार निकोबार आइलैंड। ये टॉपिक आपके ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और जो है इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कार निकोबार आइलैंड जो है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने वहाँ पर एक मेजर रनवे अपग्रेड जो है इनाग्रेट किया है कार निकोबार एयरबेस में। तो ये कार निकोबार आइलैंड निकोबार डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड्स टेरिटरी में। तो ये नदन मोस्ट आइलैंड है निकोबार ग्रुप का। 10 डिग्री चैनल यहाँ पर नदन साइड में ऑफ द आइलैंड में लाई करता है और सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स को। कार निकोबार आइलैंड्स के पास कोई एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है और मोस्ट ऑफ द आइलैंड जो है वो कोकोनट प्लांटेशन से कवर्ड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है वो एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है। तो ये डीएमएफ क्या होते हैं? स्टेचुटरी बॉडीज जो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती हैं बाय नोटिफिकेशन। और ये इनको लीगल स्टेटस कहाँ से मिलता है? माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2015 से। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू एक ट्रस्ट नॉन प्रॉफिट बॉडी बना सकती है जिसको डीएमएफ कहते हैं। ये इंटरेस्ट ऑफ पर्सनस ऑन एरियाज जो अफेक्टेड हैं बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस उनके लिए काम करती है। तो डीएमएफ जो है स्टेट गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में ही आता है और इसको फंडिंग जो है वो मेजर या माइनर मिनरल कंसेशंस जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में जो होते हैं उसके थ्रू फंडिंग मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है वो नोटिफाई करती रहती है कि क्या होगा रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो माइनर्स हैं जो डीएमएफ में डालेंगे। अब ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एरियाज अफेक्टेड बाय माइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, के लिए हेल्प करता है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है, मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन ऑफ कम्युनिटी एसेट्स एंड सर्विसेज के लिए ये प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है। ठीक है। अब प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना ये इसी के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 2015 में लॉन्च की थी वेलफेयर ऑफ एरियाज एंड पीपल अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए, जिसमें डीएमएफ फंड्स का यूज़ किया जाता है। तो 60% जो इसके फंड्स होते हैं वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन ऐसे हाई प्रायोरिटी एरियाज में यूटिलाइज किए जाते हैं, और 40% जो है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इरीगेशन, एनर्जी, वाटरशेड डेवलपमेंट जैसे एरियाज के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लैंड स्टैक। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट ने लैंड स्टैक जो है पायलट लोकेशंस ऑफ चंडीगढ़ और तमिलनाडु में लॉन्च किया है और ग्लॉसरी ऑफ रेवेन्यू टर्म्स भी रिलीज़ किया है। तो लैंड स्टैक क्या है? एक इंटीग्रेटेड जीआईएस बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कंसोलिडेट करेगा ऑल लैंड रिकॉर्ड्स को एक सिंगुलर एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म में। इसको DIL RMP के अंदर लॉन्च किया गया है। इन्हें इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग लेने के लिए सिटीजन्स को एम्पावर करेगा, सिटीजन कन्वीनियंस एनहेंस करेगा और इनएडवर्टेंट परचेज ऑफ अनऑथोराइज्ड या नॉन कंप्लाइंट प्रॉपर्टीज़ के रिस्क को रिड्यूस करेगा। ग्लॉसरी ऑफ रेवेन्यू टर्म्स क्या होता है? बेसिकली मीनिंग देते हैं आप लैंड रिलेटेड रेवेन्यू टर्म्स को वर्नैकुलर हिंदी, इंग्लिश या रोमन स्क्रिप्ट्स में, ताकि हार्मोनाइज हो सके टेक्नोलॉजी और लैंड डेटा कंपेरेबल और इंटरऑपरेबल बन सके नेशनली। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं थाडू ट्राइब। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रसार भारती ने ऑल इंडिया रेडियो के मणिपुर
इम्फाल के रीजन के हेड प्रोग्राम हेड को कहा है कि लाइव ब्रॉडकास्ट थाडू ट्राइब की लैंग्वेज में भी शुरू किया जाए। थाडू ट्राइब एक इंडिजिनस ट्राइब है जो जो इम्फाल वैली में रहती है। सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है ये मणिपुर की, और ये स्मॉल नंबर में आपको नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में भी मिलेंगे। और ये चिन और थाडो लैंग्वेज बोलते हैं। कॉमन कल्चर इनका चिन, कुकी, मीजोट कम्युनिटी के साथ है। सबसिस्टेंस एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस करते हैं और ये एक एनिमिस्टिक रिलीजन जो है वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल बना दिया है ताकि कॉन्सर्ट इकोनॉमी एक्सपैंड हो सके। तो ये स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ देगा इंडिया की रैपिडली एक्सपेंडिंग लाइव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, और एक सिंगल विंडो फैसिलिटेशन मैकेनिज्म भी देगा। तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, इंडस्ट्री बॉडीज़ के, मेजर इवेंट कंपनीज़ के आएंगे और वो पॉलिसी सपोर्ट को कोऑर्डिनेट करेंगे। मॉडल एसओपीज़ भी दी जाएंगी स्टेट्स को और रिमूवल की जाएगी रिडंडेंट परमिशंस की। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं RQ 170 सेंटिनल। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस एयरफोर्स के RQ 170 सेंटिनल स्टेल्थ सर्वेलेंस ड्रोन को रिसेंटली स्पॉट किया गया है वेनेजुएला से जब वो रिटर्न हो रहा था। तो ये एक अमेरिकन हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है जिसको लॉकहीड मार्टिन की एक कंपनी ने बनाया है, और ये एग्जीक्यूट करता है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन, रिकॉनिसेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशंस को ओवर अ टारगेट एरिया। ये एंटर हुआ सर्विस में इन मिड 2000s, और ये फ्लाइंग इसका जो फ्लाइंग विंग डिज़ाइन है वो ऑप्टिमाइज है रिड्यूस्ड रडार विजिबिलिटी और लॉन्ग एंड्योरेंस फ्लाइट्स के लिए। रियल टाइम इमेजरी जो है ये आपके ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तक भेजता है थ्रू लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन डेटा लिंक, और लगभग 90% ऑफ एयरक्राफ्ट जो है वो कॉम्पोजिट मटेरियल से बना है ताकि इसकी ओवरऑल वेट को कम किया जा सके। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Board of Trade. This topic is important for your economy section. So beyond US tariffs, India's goods export are also being hit by costlier raw materials, shortage of testing facilities, inadequate availability of shipping containers. So this has been revealed by Board of Trade meeting chaired by Commerce and Industry Minister. So Board of Trade is an advisory body under Ministry of Commerce and Industry, and it acts as the bridge between policy and practice. It acts as a key forum for shaping India's foreign trade policy. So this meeting took place amid the slowing exports driven by US tariffs, and these tariffs led to order cancellations, delayed payments, and fear of export diversion to competitors like the Bangladesh, Vietnam, and China. Exports declined in October, but they rose by 19% in November. Labor-intensive sectors were facing the major risk of losing market share to the US. Rajasthan reported that gems and jewelry sector faced major order cancellations. Spices Board also flagged a crisis due to these tariffs. Goa highlighted that even after generic drugs being excluded, pharma sectors or pharma exports were still affected by tariffs. Seafood also saw a significant drop in exports. To offset the pressure, India is actively pursuing new markets, and in fact, we have signed FTAs with Oman, New Zealand, and UK recently. Gujarat has also Gujarat and Spices Board both have raised concerns about anti-dumping duties and countervailing duties by the US. Similarly, Assam has flagged hurdles in tea exports. Gujarat has highlighted that there is shortage of shipping containers. Rajasthan and Uttarakhand cited no testing labs. Okay, MSME representatives also said that domestic raw materials are higher have higher prices than international levels. Exporters also pointed out that BIS norms are being applied to even those exports to the US and EU where there are different standards. Gems and jewelry sector also raised concerns about restrictions on gold, platinum, and silver. Okay. So the next topic is US strike on Venezuela. This topic is important for international relations. US has captured Nicolas Maduro, a Venezuelan president, after a strike on Venezuela, and he has been charged in New York with drugs and weapons offenses. So US has cited migration, drugs, and narco-terrorism as the primary reason for its action against Venezuela and its president. US has said that Venezuela is linked to a rising migration at the US southern border, and Trump has accused the Maduro government of emptying prisons and asylums and forcing the inmates to migrate to the US. Venezuela is also being alleged to be a key transit route for cocaine and fentanyl. Okay, but Venezuelan government has denied all these allegations and said that these are basically just US weaponizing the war on drugs to justify regime change. India is playing safe
We are not issuing any strong warnings. Instead, we are typically avoiding comment on distant conflicts, and we are not rushing with a statement. So we are just urging the Indians to avoid non-essential travel to this area. India and Venezuela ties are limited but historic. India once imported significant Venezuelan oil, but since the last few years we have declined the imports. India's diaspora presence also is very small there. But we have the principle of sovereignty and concerns over US interventionism. India is therefore carefully balancing principle, pragmatism, and partnerships, okay, over a volatile geopolitical moment. Russia condemned this move as an act of armed aggression. European Union called for respect for international law and UN Charter. Chile and Colombian president showed deep concerns. President Trump has said that they would run Venezuela temporarily until a judicious transition is achieved. He has dismissed the opposition leader as lacking support, and he said that American oil companies would move in to repair infrastructure, extract oil, and sell it internationally and recoup US costs, sharing revenues with Venezuela. And he did not even rule out deploying US troops there. So the next topic is Vishnugad People Koti hydroelectric project. This topic is important for your economy section. So 60 people were injured after a loco train carrying workers and officials hit a goods train inside the People Koti tunnel of Vishnugad People Koti hydroelectric project recently. So this VPHEP is a run of the river hydroelectric scheme being developed on Alaknanda River in Chamoli district of Uttarakhand, and this will provide peaking power to the India's northern grid. All water diverted from this river will be returned to the river, and it is being developed by THDC Limited, India Limited, and it is being financed by World Bank. So the next topic is Car Nicobar Island. This topic is important for your environment section. Chief of Defence Staff has recently inaugurated a major runway upgrade at the Indian Air Force Car Nicobar Air Base, which is part of the Nicobar district of Andaman and Nicobar Island, Union Territory. It is the northernmost island of the Nicobar group, and the 10-degree channel lies on the northern side of this island and separates the Andaman Islands and Nicobar Islands. The Car Nicobar Islands do not have any evergreen forests as well. Most of the island is covered with coconut plantations, and natural flora is present only in the interior areas. Okay. So the next topic is district mineral foundations. This topic is important for your governance and economy section. So Allahabad High Court has recently said that formation of district mineral foundations is beneficial legislation. So DMFs are statutory bodies in India established by the state governments by notification. They derive their legal status from the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act of 2015, and state governments shall, by notification, establish a trust as a non-profit body to be called the DMF. This will work in the interest and benefits of persons and areas affected by mining-related operations. Operations of the DMFs fall under the jurisdiction of state governments. This is funded through the contributions from the holders of major or minor mineral concessions in the district. Central government notifies the rates of contribution, and the fund will, with the trust, will be used for overall development of the area affected by mining, creation of local infrastructure, upgradation or maintenance of community assets and services, organization or conducting of training programs for skill development and capacity building. Okay, so this is falling under the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana, which was launched in 2015 by Ministry of Mines for the welfare of areas and people affected by mining related operations using the funds generated by DMFs. So 60% of the funds are used for high priority areas like drinking water supply, healthcare, education, environment preservation, and 40% of that is used for physical infrastructure, irrigation, energy, and watershed development. Okay. So the next topic is land stack. This topic is important for your economy and governance section. Minister of State for Rural Development has launched the land stack in pilot locations of Chandigarh and Tamil Nadu and released the glossary of revenue terms. So land stack is an integrated GIS based digital platform designed to consolidate all land records into a singular accessible platform. It was launched under the DIL RMP scheme. So this enables informed decision making by citizens by enhancing their convenience, transparency, and trust. It also reduces the risk of inadvertent purchase of unauthorized and or non-compliant properties. So glossary of revenue terms provides meanings of various land-related revenue terms in vernacular, Hindi, English, and Roman scripts. The objective is to harmonize technology to make land data comparable and interoperable nationally. Okay.
So the next topic is Thadu tribe. This topic is important for your social issues. So public broadcaster Prasar Bharati has asked the program head of All India Radio in Manipur's capital for inputs on recruiting staff for resuming live broadcasts in Thadu tribe's language. Thadu tribe is an indigenous tribe uh, which lives in the hill country adjacent to Imphal Valley in Manipur. It is the second largest tribe in Manipur. They are also found in small numbers in Nagaland, Assam, Tripura, Meghalaya, Mizoram, and Delhi. They speak Chin and Thado language. They share a common culture with Chin Kuki Mizo community. They practice subsistence activities including animal domestication, cultivation, hunting, and fishing. And they traditionally practice an animistic religion centered on nature spirits. Okay. So the next topic is live events development cell. This topic is important for your governance section. So information and broadcasting ministry has established a live events development cell to facilitate the expansion of the concert economy. So this this is being done to support the structured growth of India's rapidly expanding live entertainment industry, and it will function as a single window facilitation mechanism. It will bring together representatives from center and state governments, industry bodies, and major event companies to coordinate policy support and sectoral expansion. So model SOPs will be there for states and removal of and redundant permissions as well. So the next topic is RQ-170 Sentinel. This topic is important for your security section. So earlier, US Air Force RQ-170 Sentinel state stealth surveillance drone was recently spotted returning from the US military strikes in Venezuela. So this is an American high altitude long endurance UAV which is manufactured by Lockheed Martin. It is meant to execute intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance and electronic warfare missions. It entered into service in the mid 2000s. So it features a flying wing design optimized for reduced radar visibility and long endurance flights. It captures real-time imagery of the battlefield and transfers the data to the ground control station through a line of sight communication data link. And about 90% of this aircraft is made up of composite materials to decrease its overall weight. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.